जब भारत की जो वोटर लिस्ट में बोगस, घुसपैठी और फर्जी नाम हटाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है, तो सबसे ज्यादा तड़प और चीख कहां से आ रही है? आरजेडी से आ रही है, सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी से आ रही है और इंडिया अलायंस के इनके कुछ साथियों से, जिन लोगों ने लगातार फर्जी वोटों को सत्ता का रास्ता अपनाया था। अब बिहार में इसी सर के तहत 6.6 करोड़, अरे बीच में मत बोलिए आपको नाविका जी, ये वहां पे स्टूडियो में बैठे हैं, इसका जैसे ही असलियत आती है बीच में बोलते हैं। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द वे। बिहार में सर के तहत, अच्छा वो अपना जवाब देने आप ही के पास आऊंगी। बिहार में सर के तहत करीबन 6.6 करोड़ से ज्यादा मतदाता का एन्यूमरेशन फॉर्म जमा किया जा चुका है, जिसमें से करीब 1.6% मृत पाए गए हैं, 2.2% स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके हैं एंड करीबन 1% डुप्लीकेट पाए गए हैं अभी तक, और 88% के रिकॉर्ड क्लीन हो चुके हैं। बाकी लोगों के ये जो डेटा आ रहा है वो क्या, उसकी डेटा की ऑथेंटिसिटी क्या है, कितने फॉर्म सबमिट किए गए, कितने लोगों ने अगर आप मेरे बीच में बोलेंगे ना, मैं लगातार आपके बीच में बोलूंगी और मैं बोलने नहीं दूंगी। नहीं, आप जो डेटा दे रहे हैं उसके ऑथेंटिसिटी के बारे में पूछ रहा हूं। ये जो डेटा है ये इलेक्शन कमीशन रोज प्रेस रिलीज देता है और उसमें ये आंकड़े होते हैं, लेकिन आप इतना रैटल क्यों हो रहे हैं? ये ऑफिशियल डेटा आप चाहें तो वेबसाइट में जाएं, आपको भी मिल जाएगा। खत्म तो करने दीजिए। शुरुआत में कह दिया था आर फॉर रैटल्ड है सर, में आर जो है वो कांग्रेस और उनके प्रवक्ता राहुल गांधी और उनके पपीज के लिए ही है, आर फॉर रैटल्ड। अब सवाल ये है कि जब इतनी पारदर्शिता सिस्टम में हो रही है तो इनको खटक क्यों रही है? क्यों आरजेडी जैसे दल, कांग्रेस जैसे इनके प्रवक्ता सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस प्रक्रिया को रोकने की मांग करते हैं? तेजस्वी यादव तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके किस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं, चुनाव आयोग को गालियां देते हैं, ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो एक सभ्य समाज से आया हुआ इंसान आपके शो पे नहीं बोलेगा। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के राज्यसभा नेता और साथ ही में उनके वकील जाके कोर्ट में कहते हैं कि फॉर्म भरवाने का संविधान के विरोध है। संविधान का मतलब भी पता है कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी इमरजेंसी के समय। डर इनको इस बात का है कि चाहे बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह इनके बोगस में बंद होने वाली है। एक मिनट राधिका खेड़ा जी, मैं एक चीज की क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ। आपने पपीज कहा, राहुल गांधी एंड हिज पपीज, मैंने ये सुना। मैंने तो कहा था, नहीं मैंने तो कहा था पप्पू एंड हिज पपीज। अब पप्पू किसको समझना चाहते हैं इनकी मर्जी है। अभी मैं तो भाषा की बात कर रहे हैं, अगर ये मानते हैं अभी ये भाषा की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज फॉर फेलो पॉलिटिशियंस है। मैं और वो भी तब जब खुद कुछ समय पहले कांग्रेस में थी। भाषा, और अगर हम तेजस्वी जी की भाषा पर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो ये भाषा भी शोभा नहीं देती। और मैं इसे एक्सपेंड कर रही हूँ, और मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इस तरह की भाषा किसी के लिए नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। लेकिन सवाल वापस घूम फिर कर इस पर आता है अश्विनी जी कि दिक्कत किस बात की है? दिक्कत इस बात की है कि ये जो मृत लोग हैं 1.6%, 2.2 जो बाहर चले जा चुके हैं बिहार से, या 0.73% जो डुप्लीकेट नाम है, क्या इन्हें नहीं ठीक होना चाहिए? मैं पूछना चाह रही हूं। ये तो 4.5% यही है, अभी तक इसमें फॉरेनर तो आए नहीं, तो इसमें दिक्कत क्या है? नाविका जी, जो 1933 में जर्मनी में हिटलर ने किया था, आज वही हिंदुस्तान में हो रहा था। हिटलर ने अपनी नाजी रिजीम स्टार्ट करने से पहले लोगों के वोटिंग राइट्स छीने थे। सबसे पहली स्टेप होती है डेमोक्रेसी को खत्म करने की, डेमोक्रेसी की हत्या करने की, कि लोगों को मताधिकार छीन लिया जाए। 2003 में जब एसआईआर हुआ था तो फिर क्या तब भी हिटलर का राज था? नाविका जी, मैं वोटिंग राइट्स चले गए, जवाब दूंगा। आपने मुझे बहुत टाइम बाद समय दिया, मुझे बोलने दीजिए। जो 1933 में हिटलर ने शुरू किया था, आज वही 2025 में ये भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट कर रही है। ईसीआई जैसी संस्था, इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था जो सपोज टू बी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए थी, आज वो कठपुतली बनकर रह गई है सरकार के हाथों में। और जो अभी आप यहां पर चर्चा हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन जो है नागरिकता की जांच नहीं कर रहा था, लास्ट टाइम जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था उसमें यही लिखा था कि कोई भी भारत का नागरिक 18 साल से ऊपर का है तो उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है वोट देने का अधिकार छीनने वाला? अगर वो नागरिकता की जांच नहीं कर रहा, अगर कोई 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है और उसको वोट देने का अधिकार छीन लिया गया, तो आप बोलते उसकी नागरिकता नहीं गई क्या? अगर नहीं गई तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक उपहास होगा कि एक लोकतंत्र का आदमी जिसका नागरिकता होते हुए वोट देने का अधिकार ना मिले, और ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ भी है। रही बात बिहार में वोटर्स की, इलीगल माइग्रेंट्स की,
जिस हिसाब के प्रेडिक्शन सारे हैं नाविका जी, एंड हमने देखा कि बीएलओ वहां पर किस तरीके से घूस लेकर के भी लोगों के नाम काट छांट रहे हैं, इस टाइप की घटनाएं भी आ रही हैं। अगर एक व्यक्ति का भी वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाए जो देश का नागरिक है, तो यही देश के लिए कलंक की बात है। और आप यहाँ पर 10 से 15% लोग तो इसी बात की है, दिक्कत तो इसी बात की है कि यही तो जानना है कि भारत का नागरिक है या नहीं है। भारत का नागरिक है तो वो बिल्कुल वोट करेगा, और भारत का नागरिक नहीं है तो वो वोट क्यों करेगा, कैसे करेगा, इस पर ही तो सवाल है। नाविका जी, पहले ये डिसाइड कर लें, हम बार बार ये बात को घुमा रहे हैं। एक तरफ हम बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो है नागरिकता की जांच नहीं कर रहा, सिर्फ वोट के अधिकार की जांच कर रहा है, और फिर दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि हम ये जांच कर रहे हैं कि नागरिक है कि नहीं है। पहले एक चीज पे भारतीय जनता पार्टी और आप एग्री कर जाओ कि हम किस चीज की जांच कर रहे हैं, वोट के अधिकार की जांच कर रहे हैं, नागरिकता के जांच के अधिकार की बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात आपने 2003 का एग्जांपल दिया था, मुझे उस पर बोलने दीजिए। आपने सवाल उठाया है तो मेरे हिसाब से वोटर कार्ड वो बनाएंगे, बाकी पासपोर्ट वगैरह उनके दायरे में नहीं है। लेकिन राधिका खेड़ा जी, ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? नाविका जी, यहाँ पे हिटलर की बात हो रही है। मुझे लगता है हिटलर को देखने की जगह इनको मिरर में अपनी परछाई देखनी चाहिए, क्योंकि हिटलर की तरह इमरजेंसी देश में लगाने वाली इन्हीं की नेता इंदिरा गांधी जी थी। तो इनको तो यहाँ पे आके हिटलर और लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इन लोगों ने लगातार अमेंडमेंट करे, उनकी बात ना करे। भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनके नेतृत्व में प्रतिबद्ध है ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे देश के हर नागरिक को। देखिए नाविका जी, फिर मैं इनको कुछ बोलूंगी तो इनको तकलीफ होगी। आपने सवाल उठाया तो जवाब तो सुनिए। नहीं तो जवाब देना क्या है, कमाल है, आप तय करेंगे कि वो क्या जवाब देंगी। ये रेगुलरली बीच में बोलते हैं, फिर इनको कुछ बोला जाता है, इनको भी नहीं बोला जाता, किसी के लिए रैंडमली बोलो, ये पर्सनली ले लेंगे, फिर आपको शिकायत लगाएंगे और बीच में लगातार बोलेंगे। इनको याद रखने की बात। अश्विनी जी शांति। राधिका खेड़ा जी, जवाब। आपके शो पे बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह दूं, ये बैकडोर एनआरसी नहीं है, ये फ्रंट लाइन क्लीनिंग है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे संविधान की गरिमा से चलाई जा रही है। और लोकतंत्र में जिस तरीके की घुसपैठ इन्होंने करी थी, और हम कैसे भूल सकते हैं, झारखंड का चुनाव कुछ समय पहले ही हुआ था नाविका जी, उसमें इनके जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस पार्टी में 8 या 9 जनरल सेक्रेटरी होते हैं जो मेन इनके सो कॉल्ड हेड्स होते हैं, और सब कुछ डिसीजन सीडब्ल्यूसी में वही लेते। उसमें गुलाम अहमद मीर साहब जो झारखंड के प्रभारी है, उन्होंने क्या कहा था, जितने भी रोहिंग्या हैं जो हमें वोट देंगे उनको भी 300 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। रोहिंग्या क्यों वोट देंगे, रोहिंग्या को क्यों भारत के नागरिकों के पैसे में से 300 रुपए का सिलेंडर मिलेगा? क्योंकि इनका वोट बैंक वो है। अगर ये हम हटा देंगे घुसपैठियों को, रोहिंग्या को, तो इनको तकलीफ होने लग जाएगी। फिर इनको उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था, दिल्ली के चुनाव में इनके नेताओं ने भी बोला था कि रोहिंग्या को मकान देंगे। दूसरी बात, दिल्ली के चुनाव में इनके नेताओं ने भी बोला था रोहिंग्या को मकान देंगे। किस मुंह से बात कर रहे हो और बोल रहे हो घुसपैठ हमने कराई, बीएसएफ सरकार तुम्हारी, बीएसएफ तुम्हारी, घुसपैठ हम करा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुमको, जो बोल रहे हो घुसपैठ हम करा रहे हैं। तुम्हारी सरकार 11 साल से क्या झक मरा रही है, इतने घुसपैठी आ गए। अब नाविका जी, ये कैसी बात, अरे कैसी बातें कर रहे हो आप कैसी बातें कर रहे हो? आप बोल रहे हो हम घुसपैठ करा रहे हैं 11 साल से, सरकार तुम्हारी, बीएसएफ तुम्हारा, बॉर्डर तुम्हारा, घुसपैठ हम करा रहे हैं। नाविका जी, आप बोल रहे हो घुसपैठ हम करा रहे हो। तुम्हारा नेता दिल्ली चुनाव आके बोलता है कि हम सारे रोहिंग्याओं को यहाँ पर पक्का मकान बना के देंगे। अपने गले बात को उठा के देखिए। अश्विनी जी, राधिका खेड़ा को भी बोलने दीजिए, वो स्टूडियो में नहीं है, थोड़ा डिसएडवांटेज है। बोलिए राधिका जी। नाविका जी, मेरी सरकार के लिए इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करना, वो भी नेशनल टेलीविजन में, देश के नंबर 1 शो पे, कि सरकार झक मार रही है, आई डोंट थिंक दिस इज द काइंड ऑफ लैंग्वेज। अगर इनको पप्पू के पप्पी प्लीज डोंट टीच मी द लैंग्वेज, प्लीज डोंट टीच मी द लैंग्वेज। आई डोंट नो कौन सी वॉशिंग मशीन आप कुछ टाइम पहले ढूंढ के आई है जो देश के लोगों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है। इतना भी कहूंगी अश्विनी जी कि आप महिला से बात करें, तू तड़ाक ना हो तो बेहतर है। नहीं, तू तड़ाक ना हो तो बेहतर है। हम सभ्यता से भी पेश आ सकते हैं, इस पर कोई जीएसटी नहीं है। सभ्यता से पेश आने में कोई जीएसटी नहीं लगती, आप बिल्कुल चिंता मत करें। लेकिन सवाल पब्लिक पूछ रही है, तो विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, घुसपैठियों का पता SIR से हो या NRC से हो, फर्क क्या पड़ता है? क्या SIR से पता चलने पर घुसपैठिए को घुसपैठी नहीं कह सकते हम? और प्रदीप कुमार हैदराबाद से सवाल पूछ रहे हैं, देश के 2 राज्य बंगाल और बिहार में सबसे ज्यादा अवैध वोटर है, अगर उनको सत्यापन का माध्यम मिला है और उससे निकाला जाए तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जीतना नामुमकिन है। क्या तभी इंडी गठबंधन में इतनी घबराहट है?
जवाब दीजिए। नहीं, हमारी घबराहट इसलिए है कि आप देश संविधान को खत्म करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करेंगे। आपके टारगेट पे कोई घुसपैठिया नहीं है। आपके टारगेट में माइनॉरिटीज, मुसलमान, दलित और ओबीसीज हैं जो आपके लिए वोट नहीं देते। यहां हिटलर की बात करी थी अश्विनी जी ने, मैं एलैबोरेट कर देता हूं। पहले वोटिंग राइट्स हटाए, उसके बाद वहां पे यहूदियों, ज्यूज के घर के बाहर क्रॉस लगाया, आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा घर किस माइनॉरिटी का है। यहां भी शुरुआत हो गई है कांवड़ यात्रा से। कौन सी दुकान किसकी है, कांटा लगाओ, वाराह की फोटो चिपकाओ। तो यहां भी आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं। ये बैकडोर एनआरसी नहीं है, ये फ्रंट डोर एनआरसी है टू टेक अवे द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स एंड द माइनॉरिटीज। ये षड्यंत्र है और इसीलिए हम मुखालिफत करेंगे इसकी। क्यों जीते आप रिजाइन करिए ना एज द प्राइम मिनिस्टर। अगर गलत डेटा, गलत वोटर लिस्ट के साथ जीत के योग्य मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आप रिजाइन करिए, एग्जाम्पल सेट करिए। बोले गलत था वो सब कुछ, उसने बहुत से लोग मरे हुए थे, बहुत से तो घुसपैठिए थे, घुसपैठियों ने पता लगा इनको वोट दे दिया हो, कौन जानता है। और ये प्राइम मिनिस्टर तो यानी कि आप मान रहे हैं कि आपका जो वोट बैंक है मुसलमानों का है और वो सारे मुसलमान घुसपैठिए हैं। ये आपके शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। लेकिन अनंत विजय, राधिका खेड़ा आ रही हूं, लेकिन अनंत विजय जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इस लॉजिक में आपको कहीं लॉजिक नजर आ रहा है जो दिया जा रहा है यहाँ? लॉजिक तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा नाविका जी, सिर्फ रेटोरिक की बातें हो रही हैं। फासिज्म, हिटलर, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक। अरे इन लोगों को इतना भी पता नहीं है कि ये 52 से चल रहा है स्पेशल ये इंसेंटिव रिवीजन जो इलेक्टोरल रोल्स का चल रहा है। That was a different government with a different intention. अच्छा, आप लोगों की इंटेंशन भी देख लेते हैं। वहाँ हिंदू राष्ट्र का एजेंडा नहीं था तब अनंत विजय जी। इस सरकार का एजेंडा है हिंदू राष्ट्र का। तब एंटी माइनॉरिटी नहीं थे। आज मुसलमान के घोर विरोधी हो, सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हो। बोलने तो दीजिए भाई, तो ये अंदाजा लगाइए आप। तो मैं शांत था, नियत का आप बोल रहे थे मैं शांत था, आप बोल रहे थे मैं शांत था। थोड़ा तो ये परिचय मत दीजिए कि आप वामपंथी हैं और आज राजनीतिक विश्लेषक तो बहुत अच्छे लोग होते हैं सर। अरे भाई चुप रहिए ना। अपनी आप संस्कारों का परिचय राष्ट्रीय चैनल पे क्यों दे रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी? देना पड़ेगा ना सर। हम मुसलमानों के माइनॉरिटीज को बचाना चाहते हैं, बताना पड़ेगा। दलितों, बैकवर्डों के साथ वामपंथी बताना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप अपनी बात कहिए, मैं आपकी बात पे कुछ कही नहीं रहा। हिटलर मत बनिए, हिटलर मत बनिए, स्टालिन मत बनिए। आप स्टालिन और लेनिन के बारे में विवेक श्रीवास्तव के मुंह से सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि आज स्टालिन और लेनिन को वो हिटलर के बराबर मान रहे हैं। बिल्कुल नहीं। लेनिन और स्टालिन ने कितने लोगों का कत्लेआम किया, खैर छोड़ दीजिए उस बात को। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आज जो बिहार में हो रहा है वो नेशन वाइड इंटेंसिव इसका एक हिस्सा है। और आप इसको मानिए कि जो लोग मृत थे, आप लोग कैसी दलील दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या मृत लोग 2024 में उठ के आके वोट डाल रहे थे? अरे अगर आप ये अज्यूम करके मुझे कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या घुसपैठियों की थी, 30-35 लाख, तो उन वोटर्स के द्वारा दिए गए वोटों को आप कैसे, क्यों गिना आपने 2024 में? अभी आप लोग कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है। इलेक्शन कमीशन को मंत्री किसने बनाया? इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर को सांसद किस पार्टी ने बनाया? 2025 की बात करिए, किसने बनाया? 2025 की गलतियों को कवर करने के लिए, यानी कि पुराना इतिहास कोई मायने नहीं रखता। नहीं, तो नवीन चावला भूल गए आप, मनोहर सिंह गिल भूल गए आप। पर ऐसी नहीं थी कि दलितों, बैकवर्डों, यादवों और मुसलमानों को वोट कटवाए। नवीन चावला मुसलमानों, दलितों, यादवों और उन लोगों के वोट नहीं कटवाते थे कि बाई चांस आरजेडी ना जीत जाए, तेजस्वी ना आ जाए साहब, कहीं तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए तो क्या होगा? अरे भैया, नहीं करते थे। शाह कमीशन रिपोर्ट इमरजेंसी की पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ी है तो पता चल जाएगा क्या कौन कहां कितने पानी में था। लेकिन सवाल पब्लिक पूछ रही है तो पब्लिक के सवाल, महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, चुनाव आयोग अगर वोटर लिस्ट की जांच कर रहा है तो विपक्ष को दिक्कत क्यों होती है? क्या नेपाली, बांग्लादेशी, रोहिंग्या को भारत में वोट का अधिकार होना चाहिए? क्या ये संविधान में लिखा है? अशरफ अली अनूपपुर से सवाल पूछ रहे हैं, जब विपक्ष चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है तो उसका पक्ष लेने के लिए बीजेपी के नेता हमेशा आगे क्यों आ जाते हैं? राधिका खेड़ा, आप जवाब दे दीजिए।
पहली बात तो हम इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जब देश की सरकार पर लगातार मोदी जी पर ऐसे सवाल उठेंगे और यहाँ पे बैठे लेफ्ट के जो बची खुची लेफ्ट है उसके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम मुस्लिम विरोधी है, तो भाई साहब दिल्ली के इलेक्शन अभी खत्म हुए हैं, मुस्तफाबाद जहाँ पे 70 to 75% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत के आए हैं। तो अगर हम मुसलमान विरोधी होते तो वहां से हम जीत के नहीं आते, 30% वोट से नहीं जीत सकते। थोड़ी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, बीच में काय मत करिए। मैं कुछ बोलूंगी तो हिंदू विरोधी हुए, क्योंकि आप अयोध्या हार के आए हो, लगती हुई इनको तकलीफ होती है। आर फॉर राइटेड इन सर बिल्कुल इनके लिए बना है। हमारी सरकार ने ना कभी इलेक्शन कमीशन को नवीन चावला के थ्रू नहीं दबाया है और ना हमने कोई भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी है। नाविका जी, इसको ब्रेकिंग लगाया जाए। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में हारी है क्योंकि हिंदू विरोधी है। इनका राधिका जी का लॉजिक है, ये नेशनल पर्सन है जो 6 महीने पहले पता नहीं कौन सा भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग पाउडर में धुली है और इनका बिल्कुल जो है एग्जाम्पल ही चेंज हो गया। भाई साहब, मैं जिस भी वॉशिंग पाउडर से धुली हूं, आपको तो कांग्रेस पार्टी में कोई जानता भी नहीं है, ना आप उनके प्रवक्ता है, तो आप चुप रहिए। मैं बोलूंगी आपकी एंट्री भी नहीं है। पार्टी का कार्यकर्ता हूं राधिका जी, और मुझे कांग्रेस पार्टी में कोई जाने ना जाने इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं देश के लिए यहाँ पर देश की जनता के लिए खड़ा हूँ, देश की जनता के लिए खड़ा हूँ, देश के लिए खड़ा हूँ। आप जो लॉजिक दे रही हैं उस लॉजिक से भारतीय जनता पार्टी मुझे भी आपका लॉजिक नहीं समझ आ रहा।